सर आप तो उनकी बताइएगा, एक तरफ इंटेग्रिटी। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आके तो हमारा जायज़ा ले रहा है कि हमारी अदलिया आज़ाद है कि नहीं, कानून की हुक्मरानी है कि नहीं, और 26वीं आईनी तरमीम और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो कुछ हुआ उसके बाद तो मुझे लगता है कि मामलात हमारे बहुत ज़्यादा इंप्रेशन वाइज तो बहुत बुरे जाएंगे इंटरनेशनली। जी नदीम भाई देखें, ये जो आईएमएफ पाकिस्तान आ रहा है, ये पिछली जो जो करंट जो हमने आईएमएफ का जो एग्रीमेंट किया था उस पे हमने एक ये कहा था कि आपको हम एक्सेस देंगे कि आप अपनी टीम भेजें और हमारी गवर्नेंस और करप्शन और दीगर चीज़ों पे आप अपना एक मिशन भेजें और उसके ऊपर एक रिपोर्ट जुलाई 2025 में शाया करें। तो ये इस पस मंज़र में या इस रेलेवेंस में आ रहा है पाकिस्तान, और ये इसकी रिपोर्ट शाया होगी। तो इस वक्त ये जो हमारा करंट प्रोग्राम है इस पे सिर्फ इतनी सी बात है कि ये रिपोर्ट शाया होगी, लेकिन मेरा ये ख्याल है, आई कुड बी रॉन्ग, कि इस रिपोर्ट में फिर कुछ रिकमेंडेशंस आएंगी जो अगली किस्त तक जो है ना फिर वो आईएमएफ अपना स्ट्रक्चरल बेंचमार्क कर देगी। तो अभी तो ये कुछ नहीं कहेंगे, पहले रिपोर्ट आएगी फिर उस पर बहस थोड़ी सी करेंगे और उसके बाद फिर ये अक्टूबर नवंबर में शायद कभी ये कहेंगे कि यार इसको भी स्ट्रक्चरल बेंचमार्क कर दो। लेकिन जाहिर है कि जब हम अपने खुद ही अपने आइन के साथ खिलवाड़ करते हैं तो फिर दुनिया जो है वो हमारे ऊपर उंगली उठा सकती है। तो ये हमारी अपनी कोताहियाँ मिफ्ता हैं साहब, लेकिन आज तक कभी ऐसे हुआ नहीं कि इस किस्म इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आके आपसे कहे कि आपकी अदलिया आज़ाद है कि नहीं, कानून की हुक्मरानी है कि नहीं। इन एरियाज में कभी आईएमएफ घुसी नहीं, वो तो स्टेट बैंक के ऊपर बड़ा फोकस होता था तो यहाँ तनकीद होती थी। जी देखिए, 1997 का ये आईएमएफ का एक वो था जिसको 2018 में इन्होंने ऑल्टर किया है, और इसमें क्योंकि हम बोरोइंग कंट्री हैं तो वो हमारी गवर्नेंस पे बात कर सकते हैं। अब गवर्नेंस पे बात कर रहे हैं और नॉर्मली वो गवर्नेंस से मुराद रेगुलेशन होती, स्टेट बैंक होता, फिर जब से ये फैटफ वगैरह बात शुरू हुई तो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग हो गई। लेकिन क्योंकि यहाँ पर अब जो है वो हमने एक वो अल्लामा इकबाल का मिसरा है ना कि शाख नाजुक पे हमने एक आशियाना बनाया तो वो देर पार नहीं रहता, तो हमने भी तो शाख नाजुक पे आशियाना बनाया। तो ये शाह साहब ने बड़ी तारीफ़ कर दी, अमेंडमेंट की, और अल्लाह करे ये जिनकी बातें सही निकलें। लेकिन सच्ची बात है कि हम सारी हकीकत जानते हैं कि ये जो कानून है या कोई भी कानून इस हुकूमत ने इसलिए पास नहीं किया कि आवाम को आसानी से इंसाफ मिले। कोई भी चीज़ हुकूमत ने इसलिए नहीं की कि आवाम के लिए बेहतरी हुई, तो अपनी आसानी के लिए कर रहे हैं। सच्ची बात यह है, और शाह साहब की बात में खावर साहब की बिल्कुल बात सही है, शाह खावर साहब की, कि जुडिशल एक्टिविज़म हुआ है, बिल्कुल उसमें हुआ है, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप पूरी जुडिशरी के हाथ पैर काट दें। ऐसा ये मतलब नहीं कि आप अपना मनपसंद जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बना के अपने उसके चेयरमैन बना दें। और ये नहीं कह सकते आप कि जब सीनियर मोस्ट करें तो आप बोलें देखो हमने मेरिट पे करा है, सीनियर मोस्ट हैं, और जब नहीं करा तो हमने कहा तो कोई बात नहीं। कंसिस्टेंसी नहीं है। एक मरतबा आप जज लगाएं, मैं एकदम एग्री करता हूं कि पार्लियामेंट का इख्तियार होना चाहिए, जजेस का इख्तियार नहीं होना चाहिए कि नया जज कौन लगे, लेकिन एक मरतबा एक जज लग जाए तो फिर अनलेस ही इज डन समथिंग रॉन्ग, लेट हिम कम अप थ्रू द रैंक्स। उसके अंदर फिर हमको इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। और मिफ्ता साहब, जो बेंच की तश्कील है उसके अंदर भी अब सियासी लोगों का रोल है। मुझे तो ये इस पे इतराज़ है ही नहीं है कि सियासी लोग जज तैनात करें, करना चाहिए उन्हें, उसमें हेयरिंग करें, सुने, लेकिन तो बेंच की तश्कील तो सियासी लोगों का काम ही नहीं है सर। सर मैं तो मेरी तो सर गुजारिश ये देखें सर, हमने ये देखा है कि साकिब निसार साहब अपनी मर्ज़ी की बेंच बनाते थे, काजी फ़ायद ईसा साहब अपनी मर्ज़ी की बेंच बनाते थे, और सच्ची बात यह है कि मावरा आइन फैसले भी देते थे। ठीक है, ये अपनी मर्ज़ी चलती थी इन लोगों की, तो ये भी गलत है। और जैसे अमेरिका की ये बात कर रहे थे शाखावर, तो 9 के 9 जजेस जो हैं वो हर बेंच में होते हैं। हर बेंच में 9 के 9 जजेस होते हैं। तो आप इस तरह ऑटोमेटिकली कर दें कि 1, 15, 16 जो है एक बेंच होगी, 2, 14 और 13 एक बेंच होगी, ऑलरेडी पहले से फैसले कर दें, फिर जो जज जिधर होगा तो उधर रैंडमली आ जाएगा। या आप रैंडमली बेंच कर दें, या आप 3 लोगों की कमेटी जो पहले बनाई थी, जिसको बिल्कुल सही कह रहे हैं शाह साहब के वो हमारे जज साहबान ने इत्तलाक होने से पहले इसको वो कर दिया, फिर इसके बाद हुकूमत ने वो चीज़ वापस ले ली क्योंकि अब 3 में से 2 जज इनके नहीं रहे। सच्ची बात यह कि ये मुल्क के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। जिस मुल्क में हुक्मरानी कानून की हुक्मरानी ना हो, अपनी मर्ज़ी से चीज़ें कर सकते हों लोग, उस मुल्क में
कानून मुल्क आगे तरक्की नहीं कर सकता। और शाह साहब ने एक बात फरमाई कि पार्लियामेंट ने ये महसूस किया कि जुडिशल एक्टिविज्म हो रहा है। सर माजरत के साथ पार्लियामेंट ने ये महसूस नहीं किया, कहीं और ये एहसास हुआ है, और पार्लियामेंट को तो कह दिया गया ये रात के अंधेरे में आइन की तरमीम पास हुई है। बप्पी साहब, आपकी जमात के ऊपर शाह साहब ने कहा कि आपकी तरफ से ये तजवीज़ आई थी कि आइनी बेंच बनाते हैं, अलहदा से अदालत नहीं बनाते, तो आप तो बराबर के कसूरवार है। फिर ये जो कुछ हो रहा है, आप तो एहतजाज क्यों कर रहे हैं? आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलिक साहब, पहले तो मैं बता दूं कि जो तारिक फजल चौधरी साहब ने कहा ना कि ये कौमी इशू नहीं है, ये वाकई कौमी इशू नहीं है, क्योंकि इस आइनी तरमीम का कौम से कम अज़ कम कौम की फलाह से तो कोई ताल्लुक नहीं, बल्कि अब ये बैनुल अक़वामी इशू है, क्योंकि IMF इसमें इन्वॉल्व हो गया। और यकीन जानिए, ये जो 26वीं आइनी तरमीम के बाद जो जुडिशरी का इस वक्त हाल है, मुख्तलिफ पोलिटिकल जमातों ने अपनी ही जमातों के लोगों को कि ये वकील हमारा है, ये वकील, उनको एक कंसेंसस बिल्ड कर दिया और उनको वहाँ पे वोटिंग कर दी। इसकी एक एग्जांपल देता हूँ। आज से 4 दिन पहले जब पंजाब के हवाले से उन 9 जजेस की सिलेक्शन हो रही थी, तो उसमें जो पैनल बैठा था उसमें 9 लोग एक साइड पे थे और 2 लोग एक साइड पे थे। 2 लोग में बैरिस्टर गौहर और बैरिस्टर अली जफर साहब थे, और बाकी 9 लोग गवर्नमेंट के थे, जिसमें फारूक नाइक साहब भी होंगे, आरम तारड़ भी होंगे, अटॉर्नी जनरल होंगे, और एक साइड बैठी थी चीफ जस्टिस साहब बैठे। जब उन 9 लोगों को पेश किया गया तो 9 एक साइड के लोग बैठे थे, उन्होंने सबके ऊपर एग्री किया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आज से हफ्ता 10-15 दिन पहले एक कंसेंसस बिल्ड किया गया। जब एक का नाम पेश किया तो वो 9 के 9 उसके ऊपर हाँ करते थे। एक डिसेंटिंग वोट किसकी तरह, यानी कि अगर फारूक नाइक साहब ने बंदे का नाम लिया तो आजम तारड़ का जबरदस्त, वो सारे काबिल एहतराम जज हैं, उनको मैं नहीं इस तरह चाहूंगा कि उनको टैग करें हम, वो सारे हमारे काबिल एहतराम है, इज्जतदार लोग हैं और इंसाफ करेंगे। मुझे तो उस तरीकाकार के ऊपर इतराज है जहां सियासी लोग बैठ के ये फैसले करें कि हम ये करना और ये नहीं करना। मुझे जी, मैं आपको बताऊं, मुझे प्रोसेस के ऊपर एतराज़ है, मुझे क्रेडिबिलिटी पे एतराज़ नहीं है। अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में क्या हुआ कि जस्टिस आमिर फारूक साहब को प्रमोट कर दिया गया, आर्जी तौर पे जस्टिस गुल हसन औरंगजेब को प्रमोट करके सुप्रीम कोर्ट में जज लगा दिया। अब अल्टीमेटली क्या होगा कि एक और जज आ जाएगा और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सीनियरिटी लिस्ट अपने हिसाब से बनाई जाएगी। फिर आज बैरिस्टर गौहर और बैरिस्टर अली जफर ने इसी बात बन चुकी है सर, जो सबसे बड़ा इशू ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सीनियरिटी लिस्ट चेंज हो चुकी है। 2 नए जजेस के आने के बाद, 3 जजेस के आने के बाद सीनियरिटी लिस्ट चेंज हो गई है। तो आमिर फारूक साहब ऊपर चले गए, मियां गुल हसन एक्टिंग पे आ गए, तो पीछे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अब वो ओपन है फील्ड, जिसको मर्जी वो लगा ले। नहीं, वो जस्टिस सरफराज डोगर साहब वहाँ तशरीफ ला, जो मोस्ट लाइकली वहाँ पे प्रमोट हो जाएंगे, जो मुल्तान से चले गए। लेकिन हैविंग सेड दैट, आज जस्टिस मुनीब और जस्टिस मंसूर अली शाह ने और बैरिस्टर अली जफर, बैरिस्टर गौहर ने, इन 4 लोगों ने इसी सीनियरिटी लिस्ट से वॉकआउट किया। आप थोड़ा टाइम दें, लेकिन क्योंकि पूरी 26वीं आइनी तरीम सिर्फ एक प्रोसेस के लिए बनाई गई थी कि कैसा ऐसा एक फुल कोर्ट बनाया जाए, क्योंकि खान साहब के कोर्स कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में जाने, अल्टीमेटली हर चीज का फैसला फुल कोर्ट में जाके होना है। सो पूरा प्रोसेस 26वीं आइनी तरीम का आज इस प्रोसेस पे खड़ा हो गया, जिसमें कोई एतराज नहीं कर सकेगा। मैं तो हैरान हूं कि जिस तरह की जजेस की सिलेक्शन हुई है, ये इतराज़ात जो बप्पी साहब ने उठाए हैं, ये बहुत से वकील भी यही इतराज़ उठा रहे हैं। हमारे साथ गुजारिश ये है कि सेनेटर साहब ने जो बात की है बैनुल अक़वामी इशू, शुक्र है उन्होंने ये नहीं कहा कि जजेस तानियाती के ऊपर जो है वो अमेरिका के सदर का थोड़ी देर में ट्वीट आ रहा है, क्योंकि इनका तो IMF की वजह से लेवल ही डिफरेंट है ना, सोच ही डिफरेंट है। मेरे भाईजान IMF का भी हमारे मिफ्ता इस्माइल साहब जो हैं वो बता चुके हैं कि वो किस एंगल से वो बात हुई है और क्या एंगल वो देखना चाहते हैं। हमारे जो भी कौमी इशूज़ हैं, आप गवर्नमेंट में रहे हैं, हम हैं, इसमें अगर कोई बैनुल अक़वामी मुदाखलत किसी वाले से भी होगी तो उसमें हम एज ए नेशन हम उसको कंडेम भी करेंगे, और आपको बीइंग अपोजिशन भी उसे करना चाहिए। लेकिन IMF वाला मामला कोई इंटरवीन करने वाला हमारे इंटरनल मैटर्स में है नहीं। दूसरी बात ये फरमा रहे हैं जी जनाब कर रहे हैं वो सर, नहीं, वो उसकी रीज़न मिफ्ता साहब ने बड़े अच्छे तरीके से बताई है। उन्होंने ये भी बताया कि नवंबर तक वो हो सकता है कि इसको स्ट्रक्चरल बेंचमार्क बना दें। नहीं, ये मेरा ख्याल है कि आप बहुत आगे की बात कर रहे हैं। जब रिपोर्ट आएगी तो नेक्स्ट स्टेप वही होता है सर, वो होगा नहीं, क्योंकि उस तरह की कोई बात है नहीं कि आप उसमें कोई फिंगर पॉइंटिंग कर सकें। जो आपने फरमाया ना जनाब के अपनी मर्जी के लोग जो भी बात हो रही है। ज़माने में सर स्टेट बैंक के रिव्यू के लिए आया करते थे, तो हम कहते थे कि ये मॉनेटरी पॉलिसी तो हमारा काम है, यहाँ कहाँ आएंगे, एक्सचेंज रेट पॉलिसी डिटरमिन करना हमारा काम है, कहाँ आएंगे। अब उन्होंने पूरा स्टेट बैंक आपके वफाक से परे कर दिया, ऑटोनॉमी उन्होंने कहा ऐसी होगी कि आप इसको आदमी नहीं लगाएंगे। इंटरनेशनल जो क्या कहते हैं जो नॉर्म्स हैं उसके मुताबिक अगर हमारा स्टेट बैंक IMF की ज़्यादा सुनता है, वफाक की कम सुनता है। सर ये भी आपकी अपनी एक दी हुई स्टेटमेंट है, मैं आप इस पे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने कहा था 2 से 3% पॉलिसी रेट नीचे आना चाहिए। की बात का अगर कहा था कि प्राइम मिनिस्टर ने पब्लिकली स्पीच में कहा था 2 से 3% नीचे आना चाहिए। आपके स्टेट बैंक ने किया नहीं किया? नहीं, स्टेट बैंक की जाहिर है उनकी एक एडवाइस थी, स्टेट सुनते बैंक उधर है, वाशिंगटन से सुनते हैं। नहीं, एग्जेक्टिव ऑर्डर तो नहीं दिया ना। अगर एग्जेक्टिव ऑर्डर देंगे तो वो तो जाहिर है उसका तरीकाकार और होता है, वो तो ख्वाहिश का इजहार होता है कि मैं चाहता हूँ ये मिनिस्ट्री प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि इसकी परफॉर्मेंस ये हो, फलां की ये हो।